आज की कहानी बड़ बोली सास। सास की कड़कती आवाज़ मीरा के कानों में पड़ी तो मीरा ने चिढ़ते हुए तकिया अपने कानों पर रख लिया। मीरा ने अपनी अध खुली आंखों से खिड़की के बाहर झाँका तो अभी सूरज भी ना निकला था। मीरा ने मन ही मन सोचा, माँ जी को ना तो खुद नींद आती है और ना दूसरों को सोने देती हैं। उसके अंदर अपनी सास के प्रति एक खीज सी भर आई थी। जब एक दिन मीरा की नींद जल्दी टूट गई थी तो उसका मन चाय पीने का हुआ। वह उठकर चाय बनाने लगी। बर्तनों की खटपट से माँ जी की नींद टूट गई और वह तभी बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें सुबह ही खटना पड़े? गुस्से से मीरा बिल्कुल सुलग उठी थी। आखिर माँ जी चाहती क्या हैं? जल्दी उठो तो मुसीबत, देर से उठो तो मुसीबत, बस बोलने का बहाना चाहिए इन्हें। मीरा को अपने सास ससुर के पास रहते हुए अभी मुश्किल से 3 महीने हुए हैं, पर लगता है मानो युग गुजर गए। अभी तो मीरा को पूरे 5 महीने और यहीं काटने हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? मीरा बार बार बस यही सोचती। वैसे भी संयुक्त परिवार में कुछ खास रुचि नहीं थी मीरा की। मीरा के मम्मी पापा ने भी उसके लिए वर देखते हुए इस बात का खास ख्याल रखा। रिश्ता देखते वक्त मीरा के पापा ने हमेशा ध्यान रखा, लड़का चाहे लड़की से 19 क्यों ना हो, पर रहता अपने परिवार से दूर ही हो। काफ़ी खोजबीन के बाद मीरा के पापा को नरेंद्र का घर मिल गया था। नरेंद्र का परिवार भी छोटा सा था, बस माँ बाप और एक बहन। और लड़का अपने परिवार से दूर दूसरे शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। शादी के बाद बस 10-15 दिन ही ससुराल में रही थी मीरा। इन 10-15 दिनों में ही मीरा घर में सबका स्वभाव जान गई थी। जहाँ माँ जी बोलते बोलते ना थकती थी, वहीं बाबूजी को बोलने में बड़ी तकलीफ होती थी। वह माँ जी की बातों का भी हाँ हूँ में ही जवाब देते थे। ननंद स्नेहा मीरा की ही हम उम्र और हंसमुख लड़की थी। माँ जी हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर बोलने का बहाना ढूंढ लेती, पर उनके इस आदत से सब परेशान थे, इसलिए कोई उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से न लेता था। शादी के 15 दिन बाद ही वह नरेंद्र के साथ शहर चली गई थी। नरेंद्र को कंपनी की तरफ से पास में ही एक फ्लैट मिला हुआ था। मीरा के सुघड़ हाथों ने जल्द ही अपनी गृहस्थी जमा ली। नरेंद्र का स्वभाव भी अपने पिताजी की तरह ही गंभीर था। मीरा कभी कभी मन में हंसती, कैसा परिवार है, कोई इतना बोलता है तो कोई बोलता ही नहीं। मीरा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि कंपनी की तरफ से नरेंद्र को अमेरिका जाने का प्रस्ताव मिला। मीरा भी बहुत खुश थी। नरेंद्र मीरा को अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, मीरा तुम्हारे कदम बहुत शुभ हैं। मैं इतने दिनों से इस ट्रिप के लिए कोशिश कर रहा था, पर अब जाकर यह काम पूरा हुआ। 8 महीने का ट्रिप है, तब तक तुम भी मम्मी पापा के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। मीरा तो जैसे आसमान से गिरी। मीरा ने अचंभित होते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ? प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। मीरा, मैं वहाँ कंपनी के काम से जा रहा हूँ, तुम वहाँ क्या करोगी? 8 महीने तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे। फिर तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। 15 दिन के अंदर ही नरेंद्र अमेरिका चला गया। मीरा को अपने मम्मी पापा के पास छोड़ गया। मीरा को घर पर छोड़ते हुए नरेंद्र ने कहा, मीरा माँ थोड़ा ज़्यादा बोलती है, तुम बस हाँ हूँ में ही जवाब देती रहना, उनकी बातों को दिल पर मत लेना। नरेंद्र की बात तो मीरा ने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती वह अपना मुंह बंद ही रखती। माँ जी की बातों को कड़वी दवा समझकर गटक जाती। पर माँ जी का छोटी छोटी बातों पर टोकना मीरा को नागवार गुजरता। मीरा की ननंद स्नेहा न होती तो पता नहीं उसका समय कैसे गुजरता। वही तो थी जिसके साथ मीरा हंस बोल लेती थी। स्नेहा ही उसको खींचकर कभी फिल्म दिखाने तो कभी शॉपिंग करवाने ले जाती। अलार्म बजा तो मीरा ने समय देखा, 6 बज गए थे। वह चौंक पड़ी, लो
अभी माँ जी को फिर बोलने का विषय मिल जाएगा। पता नहीं वह किस सोच में डूबी हुई थी। जल्दी से उठी और नहा धोकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी, क्योंकि स्नेहा और पापा दोनों 8:30 बजे तक निकल जाते थे। तभी स्नेहा किचन में आई और जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी से नाश्ता दे दो, मेरी बस निकल जाएगी। मीरा कुछ बोलती उससे पहले ही माँ जी का भाषण शुरू हो गया। बहू जरा जल्दी उठा करो, मुझे तो जोड़ों का दर्द है इसलिए नहीं उठ पाती, नहीं तो जब हमारी सास थी हम तो मुंह अंधेरे ही सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। अरे भाग्यवान, अभी 7:30 बजे हैं, अभी स्नेहा की बस आने में पूरा 1 घंटा है। कभी कभी तुम मौन व्रत क्यों नहीं ले लेती? बाबूजी बोले। मेरी और स्नेहा की हंसी छूट गई। माँ जी चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, जैसे बेटी को सिर पर चढ़ाया है बहू को भी चढ़ा लो अपने सिर पर। नेहा को भी माँ जी खूब लेक्चर देती थी। कॉलेज से आने में थोड़ी देर होने पर माँ जी पूरा घर सिर पर उठा लेती थी और स्नेहा के घर आते ही प्रश्नों की बौछार सी कर देती। देर क्यों हुई? घर पर पहले बताना था। कहाँ रह गई थी? फ़ोन क्यों नहीं किया? आदि आदि। स्नेहा चिढ़ जाती और कहती, बस करो माँ, थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा घर सर पर उठा लिया तुमने। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। आजकल एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, कॉलेज में थोड़ी देर हो जाती है। तुम्हें तो बस बोलने का बहाना चाहिए। बेटी के इतना बोलने के बाद माँ थोड़ा नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में मन ही मन बड़बड़ाती। स्नेहा तो घर की बेटी है, सवाल जवाब कर लेती, पर मैं तो बहू हूँ, मुझे तो अपने होठ सील कर ही रहने पड़ते हैं। मीरा मन ही मन सोच रही थी कि मेरा तो बिना बोले यह हाल है। अगर कहीं स्नेहा की तरह मैंने माँ जी को जवाब दे दिया तो कयामत ही आ जाएगी। मीरा माँ जी और पापा जी के लिए ही यहाँ रह रही थी, वरना इतने दिन तो वह अपने मायके में भी रह सकती थी। स्नेहा और पापा जी चले गए। मीरा भी रसोई का काम निपटाकर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से इंदिरा चाची आई हुई थी। मीरा ने चाय बनाई। बाहर कामवाली ने टोकरी में बर्तन धोकर रखे थे। मीरा जैसे ही कांच का गिलास निकालने लगी, गिलास छूटकर टूट गया। तभी माँ जी का स्वर गूंजा, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, रोज रोज गिलास तोड़ोगी तो अपनी गृहस्थी कब जमाओगी। मीरा को गुस्सा तो बहुत आया कि माँ जी बाहर वालों के सामने भी चुप नहीं रह सकती, मगर वह चुपचाप चाय देकर अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी कि उसने कभी अपने मम्मी पापा की बात न सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की बिना सिर पैर की बातें सुननी पड़ती हैं। खाने के टाइम पर मीरा ने देखा कि दही अभी ठीक से नहीं जमा। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, मीरा तुमने या तो बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो दही नहीं जमा। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही नहीं जमता? नरेंद्र को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी ठीक से दही जमा पाती हो या नहीं। तभी पापा जी बोल पड़े, अरे बस भी करो, तरी वाली सब्जी है, बिना दही के भी खा लेंगे खाना। तुम्हें अगर दही खानी है तो मैं दुकान से ला कर दे देता हूँ, बेकार में क्यों शोर मचा रखा है। माँ जी थोड़ा खिसिया कर बोली, लो और सुनो, तुम बाप बेटी तो पहले ही एक थे, अब बहू को भी कर लो शामिल अपने गुट में। मीरा को बहुत शर्म आ रही थी। माँ जी के मुंह में जो आता है बोलते चली जाती हैं, किसी का लिहाज ही नहीं करती। मीरा खाना खाकर कमरे में आई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अब वह हरगिज़ यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसने जैसे तैसे 3 महीने तो काट लिए, पर बस अब और नहीं। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। हर बात में टोका टाकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़े अच्छे से नहीं धुले, सब्जी में नमक ज़्यादा है, सब्जी में नमक कम है, दाल में तड़का अच्छे से नहीं दिया, चाय में पत्ती तेज है, चीनी कम है। ऐसी छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती थी माँ जी। बर्दाश्त की भी हद होती है।
वह उठी और अपने भैया को खत लिखने लगी। उसने सोचा, मायके जाकर नरेंद्र को भी खत लिख दूंगी, बोल दूंगी भैया आ गए थे, उनके साथ जाना पड़ा मुझे। सुबह सुबह माँ जी की आवाज़ फिर से एक बार कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई। मीरा जैसे ही उठने लगी उसे चक्कर आ गया। मीरा ने उठने की बहुत कोशिश की, पर कमजोरी के कारण उससे उठा ही नहीं जा रहा था। कमजोरी के कारण उसका सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और वहीं से आवाज़ लगाई, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? यह कहती हुई माँ जी मीरा के कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, अरे, तुम्हारा बदन तो भट्टी की तरह तप रहा है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। फिर माँ जी चिल्लाई, अजी सुनते हो, जरा इधर आओ जल्दी। अब क्या आफत आ गई? पापा जी बड़बड़ाते हुए कमरे में आए। बहू को बहुत तेज बुखार है, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुला लाओ। पापा जी तुरंत डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी मीरा के सिरहाने बैठ उसका माथा दबाने लगी। माँ जी तुरंत ठंडे पानी की पट्टियाँ लेकर उसके माथे पर रखने लगी। मीरा को थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। तभी पापा जी डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने मीरा की जांच करके बोला, दवाई तो मैंने लिख दी है, पर इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल नहीं दिए जा सकते। माँ जी ने प्रश्न किया, किस हालत में? यह प्रेग्नेंट है, डॉक्टर बोला। बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय पिला दो, 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। मीरा ने तो अब तक इसके बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह फिर बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है, अरे मैं सास ही सही, पर सास भी तो माँ होती है। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं। आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे यह भी नहीं पूछा कि क्या कुछ खास खाने का मन है। अरे तो अब पूछ लेना। अब बाहर चलो और बहू को सोने दो, पापा जी बोले। रात को भी माँ जी मीरा के साथ ही सोई। रसोई का सारा काम उन्होंने स्नेहा को सौंप दिया था, इसलिए अब माँ जी का गुस्सा स्नेहा पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई पर खाना बनाना नहीं आया। यह देख, दाल में पानी तैर रहा है, तड़का जला पड़ा है, आलू के पराठे जलकर भस्म हो गए हैं। कुछ सीखेगी या नहीं? कितनी बार कहा है भाभी का हाथ बटाया करो, पर नहीं, कानों पर जूं नहीं रेंगती तेरे। अरे माँ, तुम फिर शुरू हो गई। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। अगर मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप रहो, वरना खुद बना लो। माँ जी बड़बड़ाते हुए बोली, इन बच्चों को तो समझाना भी सजा है। माँ जी हर 2-3 घंटे के बाद दूध लेकर मीरा के पास आ जाती और खुद अपने हाथों से ही सारी दवाइयाँ देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार चेक करती। माँ जी को इतना चिंतित देख मीरा हैरान थी। वह सोच रही थी माँ जी के अंदर उसके लिए कितनी फिक्र और कितना प्रेम है। आज तक मीरा कहाँ समझ पाई थी। वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा चिढ़ती रहती थी। मीरा को लगभग 1 हफ्ता बुखार रहा। माँ जी बराबर उसकी सेवा करती रही। दवा, खिचड़ी, सब्जी, रोटी अपने हाथों से ही देती। कई बार तो मीरा को लगता जैसे उसकी माँ ही उसके पास बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, मगर माँ जी अब भी उसे ज़मीन पर पाँव भी ना रखने देती। कहती, कमजोरी में फिर बुखार चढ़ गया तो? पड़ोस की इंदिरा चाची उसका हाल चाल पूछने आई तो मीरा के माथे पर हाथ रखते हुए बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। मीरा ने जवाब दिया, हाँ, कल से बुखार नहीं है चाची। माँ जी और चाची बाहर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगी। इंदिरा चाची बोली, आजकल की बहुएं बस फूल जैसी होती हैं, नाजुक। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते थे, पर हमें तो कभी बुखार नहीं चढ़ा। तुम्हारी बहू तो है भी छुई मुई सी। और फिर माँ जी के कान में जाकर बोली, अरे इसे बुखार भी है या ऐसे ही बहाना किए पड़ी है?
कि काम ना करना पड़े। ये आजकल की बहुएं ऐसे ही होती हैं। तभी माँ जी का गरजता हुआ स्वर सुनाई दिया। बस करो इंदिरा, तुम्हारा दिमाग तो कभी सीधी राह चला ही नहीं। तुमने कभी अपनी बहुओं का तो दुख दर्द समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हमारी ही तरह हार्ड मांस की बनी हैं। मैंने तो मीरा और स्नेहा में कभी फर्क नहीं माना। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर का रोज रोज का क्लेश खत्म हो जाए। अरे स्नेहा की अम्मा, मैंने तो जरा सी बात बोली और तुमने तो पूरी रामायण ही बाँच दी। यूं ही बात मन में आई तो मैंने बोल दी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में कुछ भी मत बोलना इंदिरा बहन जी। माँ जी के अंदर अब भी गुस्सा था। मीरा लेटे लेटे सारी बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही नहीं पाई। नरेंद्र ने ठीक ही कहा था। मुंह से माँ जी चाहे कितनी ही बकबक कर ले, पर मन उनका बिल्कुल साफ और निर्मल है। इस हालत में मीरा का जितना ख्याल माँ जी ने रखा था, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह ख्याल न रख पाती। मीरा सोचने लगी कि माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, स्नेहा, पापा जी सभी को रोका टोकी करती रहती हैं। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे भी इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इसी स्वभाव की हो जाती हैं। उसकी माँ भी तो इतना ही बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास है। माँ का कहना वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी, पर माँ जी का कहा गांठ बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला, जिसमें माँ जी की ममता और प्रेम भरा था। मीरा उठी और मेज पर भैया को लिखा खत उठाकर फाड़ दिया। अब मायके जाने का विचार उसके मन में नहीं था। नरेंद्र के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। वैसे भी माँ जी का ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर घर से जाने की उसकी इच्छा भी नहीं थी। कभी कभी हमें जो रिश्ते बहुत कठोर लगते हैं, असल में वह रिश्ते बहुत नरम होते हैं। बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।